हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये पहली क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की। दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्लास इसकी में, जब मैं जो हमारा बेसिक अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन अब इसमें कुछ और चीज़ें मैंने ऐड करी हैं और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले तो पेन और पेपर लेके बैठना है और जो भी चीज़ इसमें मैं बताऊं उनको आप नोट करते चलना है। सबसे पहली चीज़, ये वीडियो अगर आप किसी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है ड्राइवर की उसकी तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप डी की, या फिर एसएससी जीडी जो 2000 दिसंबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ्स की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक से इसको लेके चलेंगे। एक एक नंबर के बारे में हम इसको जानेंगे कि हम नंबर क्या होता है, किस तरीके से इनको पहचानते हैं और इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो खासकर स्पेशल है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए, क्योंकि इसमें मैथ्स का सिलेबस आपने पढ़ा होगा। ये मैथ का सिलेबस है इसमें। ठीक है। ये 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन आने 5 नंबर के, और ये 5 क्वेश्चन आने 10 नंबर के, और इधर जो है 10 नंबर के ग्राफ है, 10 नंबर की तालिका है, और ये ओवरऑल 5 नंबर। तो इन 5 नंबर की आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो ये पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव है, इसको हम इस नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। और इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इस बारे में जानते हैं। इन दिस क्लास हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो है सम्मिश्र संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और आदर्श संख्या। इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स को किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है, मैथ्स को हमें कैसे पढ़ना है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय से शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले हम एबीसीडी को जानते हैं। और जब हम हिंदी की शुरुआत करते हैं तो हिंदी में हम एपिनार से शुरू करते हैं। कहाँ तक जाते हैं, गैर ज्ञानी तक जाते हैं। ठीक है, ए टू जेड तक। सबसे पहले इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं और हिंदी में इसको पढ़ते हैं। अब बात आती है मैथ्स को कहाँ से शुरुआत करें। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम मैथ्स को कैसे शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स में हम बात करते हैं, जो नंबर हमारे निकल के आता है, अंक। अगर कुछ भी चीज है तो वो क्या है, वो क्या है, अंक है। तो मैथ्स में कुल कितने अंक होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अंक क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। जैसे ये क्या है, दो, दो क्या है, एक अंक है। तो तीन क्या है, तीन भी एक अंक है। इसके बारे में हम आज इस जानेंगे। देखिए, मैथ्स में, गणित में कुल अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए। अगर आपसे पूछे कि मैथ्स में कितने अंक होते हैं तो आप कहोगे 10 अंक होते हैं। ठीक है। इसके बाद अंकों से मिलकर बनती है क्या, संख्या। संख्या अंकों से मिलकर बनती है संख्या। संख्या कैसे बनती है, जैसे 1 और 2। ये कितना है, 12 है। 12 एक संख्या है। 12 क्या है, एक संख्या है जो किससे मिलकर बनी है, 1 और 2 से मिलकर बनी। एक अंक 1 है और इसका दूसरा अंक 2 है। इसी तरीके से 5 4 3, ये भी एक संख्या है। कितने अंकों से मिलकर बनी है, 3 अंकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से, 5 4 3। ये भी एक संख्या है, ये 4 अंकों से मिलकर बनी है, 9999। और ये भी एक संख्या है जो 5 अंकों से मिलकर बनी है। इस तरीके से ये होती है संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन संख्याओं की, ये संख्याएं कैसे कैसे होती हैं। तो इन संख्याओं को जानने के लिए आपको एक चार्ट दिमाग में रखना है। जिस चार्ट से मैं आपको बताऊं, तो उस चार्ट को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपको यकीन मानना कि कभी भी आपको मैथ्स में समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले जो हम संख्या की बात करते हैं पूरे और मैथ्स की, तो देखिए वो होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, जितना भी हम मैथ्स पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होती क्या है, सम्मिश्र संख्या होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग, मतलब ये किस फॉर्म में होती है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। ए जो है हमारा यहाँ पे वास्तविक संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा ए वास्तविक संख्या हो जाता है। और जो हमारा आई बी है ये हमारा काल्पनिक संख्या हो जाती है। ये जो फॉर्म होती है ये होती है काल्पनिक संख्या की।
इसकी जी काल्पनिक संख्या। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सम्मिश्र संख्या से हम शुरुआत करते हैं। मैथ्स में जितने भी नंबर होते हैं वो सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। ये a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं। a जो होता है हमारा वास्तविक संख्या होता है, b आई बी जो होता है वो हमारा काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की थोड़ी देर के लिए। काल्पनिक संख्या होती क्या? देखिए, काल्पनिक संख्या को दिखाते हैं आई से। आई का मतलब होता है आयोटा। आई को क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। और आई का जो मान होता है अंडर रूट के अंदर माइनस का 1 होता है, अंडर रूट के माइनस 1 होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अंडर रूट माइनस के 5, तो ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। अगर मैं बात करूं अंडर रूट में माइनस का 2, ये भी एक काल्पनिक संख्या है। इसको हम क्या लिखेंगे? रूट 5i। और इसको क्या लिखेंगे? रूट 2i। ठीक है, इस तरीके से ये होती है काल्पनिक संख्या। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हालांकि ये नहीं पूछा जाता है। हम ये जो सारी की सारी अर्थमेटिक है वो इस पे डिपेंड है। किस पे? वास्तविक संख्या पे। हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे और हमारे जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो वास्तविक संख्या ही होता है। बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो हम गणित में जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। या हम ये कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जो शेष संख्या बची वो क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या जो होती है मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है दशमलव संख्या, एक होती है पूर्णांक। अब दशमलव क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब इतनी बात आपको समझ में आई कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का योग होती है। इसमें जो है काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या जिसमें अंडर रूट में -1 आ जाए। और इसके बारे में जो है सारी जानकारी जो है अब आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज के लिए डेफिनेशन है, देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सम्मिश्र संख्या एक वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या का योग संयोजन होता है, अर्थात वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या जोड़ने पर संख्या सम्मिश्र संख्या बनती है। यानी वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या जोड़ने पर क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या बनती है। इसको आईबी के फॉर्म में लिखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या जो पूर्ण संख्या प्रणाली का भाग है, जैसे धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है। ये सभी क्या कहलाती है? भिन्न हो सकती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब जितने भी मैथ्स के नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? रियल नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रियल नंबर। एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मैंने अभी आपको बताया एक जटिल संख्या होता है जिसको आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो आई का मान जो है तो आयोटा बोला जाता है और आई का मान जो होता है अंडर रूट में -1 होता है। ठीक है, ये चीज आपकी डेफिनेशन है। अब अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और आप किस चीज की तैयारी कर सकते हैं। तो आप उसमें जो है मैं आपको मैथ्स डाउट के ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहां से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं और पीडीएफ के द्वारा आप नोट्स बना सकते हैं। नंबर हमारा है 74 56 0 66 102। ये आपका नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या से ही निकल के आती है। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। ये इसको हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या। क्या पढ़ेंगे हम? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग ही क्या कहलाता है? दशमलव संख्या कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या में एक नंबर निकल के आता है, रियल नंबर में एक निकल के आता है हमारा क्या? दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में हम दो प्रकार की संख्या पढ़ेंगे। क्या क्या? एक तो रेशनल नंबर पढ़ेंगे यानी परिमेय संख्या पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे अपरिमेय यानी इरेशनल। इरेशनल ये क्या क्या होती है इनके बारे में आपको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात हम बात करते हैं दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का संयोजन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q दोनों आपस में अभाज्य पूर्णांक। अभी आपको अभाज्य पूर्णांक नहीं समझ में आ रहा होगा, फिलहाल के लिए इसको समझना नहीं है, इसको याद रखिए कि अभाज्य पूर्णांक होता है। इसी क्लास के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q कभी भी 0 नहीं होगा। p बट्टे q की फॉर्म की जितनी भी संख्या होती है उनको जो है हम लिखते हैं, उनको हम क्या पढ़ते हैं? उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है आपको क्या यहाँ पे एक चीज देखनी है कि क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसमें कितने प्रकार की संख्या होती है इसको समझिए। देखिए जैसे 1 2 3 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -1 -5 -10 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/2 1/3 1/4 1/5 ये भी सब तरीके क्या है? p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या बनेगी।
-5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पढ़ा जा सकता है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम कैसे देखेंगे, देखिए इसको दो तरीके की परिमेय संख्या होती है। जैसे एक होता है, ये सारे के सारे क्या है, दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं, इनमें दशमलव आता है। जैसे हम 1 को लिखें तो 1 के बाद में दशमलव आगे 0 लिख सकते हैं ना, ये भी तो एक दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या को हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें दशमलव आ जाए, जैसे -5 है, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 के बाद में 0 लिख सकते हैं, ये भी एक दशमलव संख्या है। इस तरीके से 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये सारी की सारी है क्या, दशमलव संख्या तो है, क्या है जी, ये दशमलव संख्या तो है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि दशमलव संख्या हमारी कितनी है, ठीक है। दशमलव संख्या को हम दो तरीके से देखते हैं। कौन कौन सी दशमलव संख्या, एक तो वो जो जिसमें जो दशमलव रिपीट होता है, एक दूसरा वो जिसमें दशमलव रिपीट नहीं होता है। जैसे ये है 1/2 है, 1/2 को अगर हम भाग करें तो इसमें आता है 0.5, यानी इसके बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा है 1/4, ये क्या है, 0.025, ये इसके बाद भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, ठीक है। एक प्रकार तो ये हो गया दशमलव संख्या में हमने दो संख्या पढ़ी, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम पढ़ते हैं सारी परिमेय संख्या क्या क्या होती है। परिमेय संख्या आपको पता रहा है कि जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, इनको दशमलव संख्या सारी होती है जिसमें दशमलव आ जाता है। अब दशमलव को हमने दो प्रकार से बांटा, पहला जिसमें दशमलव एक अंक के बाद फुल स्टॉप लग जाता है, उसके बाद संख्या रिपीट नहीं होती, उसको बोलते हैं क्या, शांत दशमलव। दूसरा होता है जैसे 1/3 है, 1/3 हम भाग करते हैं तो 0.03333 आता है, 0.033, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो जब कोई भी संख्या रिपीट होती है तो हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ये बार लगा हुआ है, 0.3 के ऊपर बार, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। जो बार बार संख्या रिपीट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 1/7 को हम भाग करेंगे तो 0.142857, 142857, 142857 ये रिपीट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। ये बात समझ में आ गई। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या, परिमेय संख्या। ये है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय कर लीजिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय ऐसी संख्या जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पी और क्यू दोनों आपस में अभाज्य पूर्णांक होते हैं, और जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात आपको पता होगी। जैसे √2 है, √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। इसके बाद पता नहीं कहां तक इसका मान निकालते चले जाते हैं। इसी तरीके से √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है क्या, 1.7321। इस तरीके से इसका मान होता है। ये भी कहीं पे रिपीट, मतलब कहीं पे भी हम इसका मान एग्जैक्ट फिक्स नहीं कर सकते कि इसका इतना मान होता है, इसका अनंत मान होता है, कहीं तक भी इसका निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने एक संख्या देखी होगी पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आपने पढ़ा होगा 3.14 होता है, 3.14, लेकिन 3.14 नहीं होता, इसका मान पाई का मान कितना होता है, अनंत होता है। पाई का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही हो कि दशमलव के बाद जो संख्या ना तो रिपीट हो रही है और ना ही हम इसको जो है खत्म कर रहे हैं, यानी एक अनंत रूप में ये बनती चली जा रही है। जो अनंत रूप में बनती चली जाएगी, क्या इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते। जो संख्या को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है नोट समझने वाली। नोट क्या है, आपने पढ़ा होगा क्या, 22/7 पाई का मान होता है, 22/7 और एक होता है पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7 आप बोलते हैं कभी कभी, लेकिन एग्जैक्ट में अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। आपको ये पता होना चाहिए 22/7 का मान जो है एक जगह आके फिक्स हो जाता है 7-8 डिजिट तक, उसके बाद वो फुल स्टॉप हो जाता है, 3.14 के बाद वो फुल स्टॉप हो जाता है। तो ये जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन पाई का मान भी हम 22/7 लिखते हैं, और पाई का मान जो है एक्स लगभग के रूप में 3.14 हम मानते हैं, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो होता है अनंत। जब पाई का मान अनंत होता है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, तो पाई को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। जब पाई को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो पाई क्या हुआ, हमारा अपरिमेय संख्या, और जो 22/7 है वो क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पाई जो है हमारा, वो हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हमने
परिमेय संख्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या में शांत दशमलव संख्या क्या होती है वो हमने देख लिया, और अशांत दशमलव क्या होता है वो हमने देख लिया। अब और हमने देख लिया है परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या होती है, जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। चाहे वो 1 2 3 4 0 -1, मतलब जितनी भी हम संख्याएं पढ़ते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हम पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज समझ में आ रही होगी कि पूर्णांक की आखिर एक रूप किसका होता है, परिमेय संख्या का एक रूप होता है, यानी परिमेय संख्या में से ही ये निकल के आता है। कुछ संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या जो हमारे पूर्णांक कहलाती हैं, यानी पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या का ही एक रूप होता है। ठीक है, इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं, परंतु भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है, परंतु भिन्न वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भिन्न वाली संख्या मतलब 3/7 है, 3/7 है, क्या ये एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भिन्न, इसमें भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है। तो पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में क्या जीरो शामिल हुआ, इन दोनों संख्याओं में जीरो शामिल नहीं हुआ, ना तो धनात्मक पूर्णांक में ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में। लेकिन अगर हम धनात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल कर लिया जाए, धनात्मक पूर्णांक में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाएगा, अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। इस धनात्मक पूर्णांक पे हम कैलकुलेशन करेंगे, सारे के सारे नंबर हमारे ये होते हैं, तो हम इसको समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या। धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम तोड़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो इसको हम तोड़ेंगे। इसमें क्या तोड़ेंगे, सबसे पहले तो हम तोड़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है वो आपको पता नहीं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको पता चल गया अभाज्य संख्या क्या होती है। एग्जाम्पल 2 3 5 7 और 11, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हैं। अब मैंने यहाँ पे दो को रेड कलर में लिखा है। रेड कलर का मतलब क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी। यहाँ से सवाल बनता है डायरेक्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। ठीक है, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ये बात क्लियर हुई। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर आपसे पूछे विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होगी। विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो सबसे छोटा क्या है, 4 6 8 और 10। अगर हमने यहाँ पे एक को क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक को अगर हम बात करें तो एक का एक ही फैक्टर होता है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, अभाज्य संख्या की, तो उसमें 1 और उसका 1 होना चाहिए और वह स्वयं होना चाहिए। तो 1 तो है लेकिन स्वयं नहीं, मतलब स्वयं तो है 1 नहीं है। हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे इसको, हम एक ही बार 1 पढ़ेंगे, तो इसका मतलब इसका एक ही फैक्टर हुआ। एक फैक्टर हुआ तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं हुई, अभाज्य संख्या तो नहीं। इसी तरीके से भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, इसके 2 से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर 2 से अधिक कैसे हो जाएंगे, तो ये भाज्य भी नहीं हुआ। 1 की हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4। 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 4 का फैक्टर होता है 1 2 और 4। टोटल कितने फैक्टर हुए, इसके टोटल फैक्टर हुए 3। तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर वो क्या हुआ, भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। चलिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, 4, यह आपको पता चल जाएगा। अब 1 की अगर मैं बात करूं, 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस धनात्मक पूर्णांक को, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम दोबारा तोड़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम दोबारा तोड़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हमने दोबारा तोड़ा, किसमें तोड़ा, एक सम संख्या में और विषम संख्या में। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसको भी समझते हैं। एक बार तो हमने तोड़ा धनात्मक पूर्णांक को भाज्य में और अभाज्य में, अब की बार हम तोड़ रहे हैं सम और विषम में।
सम और विषम में तोड़ेंगे तो क्या है, सम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 ये संख्या कहलाती है सम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात आपको पता भी होगी। अब बात करते हैं कि क्या 0 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। 0 क्या है, 0 सम है या विषम है, तो इसको समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल पे आना पड़ेगा। देखिए सम संख्या है 2, 4, 6, 8 ऐसे सम संख्या चलती है। इनमें अंतर कितने का आ रहा है, इनमें अंतर आ रहा है 2 का। तो जब अंतर 2 का आ रहा है तो 4 से 2 कम हुआ कितना, 4, 6 से 2 कम हुआ कितना है 4, 4 से 2 कम हुआ 2, 2 से 2 कम हुआ कितना है 0, 0 से 2 कम करेंगे -2, -2 से कम करेंगे -4। तो इस तरीके से 0 क्या हुआ, 0 आपको समझ में आ रहा होगा, 0 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब 0 क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। ये बात समझ में आ गई। चलिए विषम संख्या ये होती है, ये आपको पता है। 0 क्या है, एक सम संख्या। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या पूछा जाता है आपसे, आदर्श संख्या, यानी इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं वह संख्या हो, संख्या को छोड़कर। दोबारा पढ़िए, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग वह स्वयं संख्या हो, संख्या को छोड़कर क्या कहलाता है, आदर्श संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बात करें जैसे 6 की, 6 के फैक्टर हमने करे, 6 के फैक्टर आए 1, 2, 3 और 6। इन फैक्टरों में उस संख्या को छोड़ दो जो वो संख्या है, इसको हमने 6 को छोड़ दिया। तो जो 6 फैक्टर बचे उनका योग कर लीजिए, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना आया, 6, यानी वह संख्या आ जाना चाहिए उनके फैक्टरों का योग। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं आदर्श संख्या। जैसे 28 है, 28 को फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28। 28 को छोड़ देंगे, बाकी शेष का हम योग करेंगे। तो योग कर लो 1 + 2 + 4 + 7 + 14। इसको करेंगे तो 14 + 21 21 और +25 25 27 और 1 28। क्लियर हुआ ये बात। तो आपको अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि इससे अगला जो नंबर होगा परफेक्ट नंबर, 28 से अगला जो परफेक्ट नंबर होगा वो क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 28 से आगे है, वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है हमारा बेसिक जो अभी हमने सारा पढ़ा। इसको अब हम एक बार से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें रिवाइज के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो हमने इसको पढ़ा था रियल नंबर, रियल नंबर इसको बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। और एक पढ़ा था हमने इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। अब रियल नंबर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, रियल नंबर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। कौन कौन से पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने क्या, डेसिमल, डेसिमल, और एक पढ़ा था हमने इंटीजर्स, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव संख्या, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। कितनी बात समझ में आ गई। अब डेसिमल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से वो दो पार्ट थे, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इसको परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और एक पढ़ा था हमने अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने इंटीजर्स को पढ़ा था दो प्रकार से, एक तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक। एक हमने पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ रहे थे। हम फिर उसके बाद जो हमारा वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये सारे निकल के आए। फिर हमने जो धनात्मक पूर्णांक था, क्या पढ़ा था, धनात्मक पूर्णांक। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। इसको हमने दो तरीके से डिवाइड करा था, दो तरीके से। ठीक है, पहला तो हमने किसमें करा था, जो पहला वाला था वो हमने करा था भाज्य और अभाज्य में। किसमें, भाज्य और अभाज्य में। भाज्य और अभाज्य में मतलब इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और एक होता था कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इस धनात्मक पूर्णांक को, पॉजिटिव इंटीजर्स को फिर हमने डिवाइड करा था दो पार्ट में। एक तो इवन नंबर यानी सम संख्या, और एक पढ़ा था ओड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, और उसके बाद हमने एक पढ़ा था परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। आपको बस इस ट्री का ध्यान रखना है। अगर आपको ये ट्री समझ में आ गया
तो यकीन मानिए कोई सा भी नंबर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए उसको आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, एक चीज और मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अर्थमेटिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट करें। चैनल पे मैंने आपको सिर्फ 5 तरीके से यानी 5 मेथड से पूरे अर्थमेटिक को खत्म कराऊं। हमने बेसिक अर्थमेटिक को कंप्लीट कर लिया। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, पावर इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम ये खत्म कर दिया है। उसके बाद हमने एलसीएम मेथड से पढ़ा था टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड बेसिस, ये हमने एक मेथड पढ़ा। दूसरा हमने ये मेथड पढ़ा, सिंगल मेथड से मैंने ये सारे के सारे चैप्टर आपको करा दिए। अब हम जो तीसरा पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड से ये सारे चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको रेशो आता है तो आप ये इन सभी चैप्टर को आसानी से कर रहे होगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरीके से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट करें और आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।